बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद अली अवान। दोस्तों, ये समझा जाता है कि पोल्ट्री फार्मिंग दुनिया के मुनाफा बख्श तरीन कामों में से एक है, लेकिन एक दिन के चूज़े को पालना और ख़ासकर दिसंबर जैसे सख्त मौसम में एक दिन के चूज़े को पालना बहुत ही मुश्किल काम है। दोस्तों, पिछले तकरीबन 2 साल से मैं 700 के करीब फार्म विज़िट कर चुका हूं और कई वेटनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मुलाकात कर चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस साल भी दिसंबर के मौसम में आस्ट्रालोप का 1000 चूज़ों का फ्लाक पाला है और अल्लाह के फजल करम से बहुत ही कामयाबी रही है और इंतहाई कम शर्मवाद के साथ ये चूज़े पल रहे हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो नाजरीन, मैंने इस दौरान जो लर्निंग की पिछले 2 सालों में और जो डॉक्टर्स हजरात से मुझे मशावरत मिली, वो सारी की सारी मैं अपने छोटे और मीडियम रेंज फार्मर्स के लिए इस वीडियो सीरीज़ के इस पार्ट में आपको बताने जा रहा हूं। इंशाल्लाह दीगर फार्मिंग टॉपिक्स पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले पोल्ट्री फार्मिंग पर बात होगी। आज का टॉपिक है चूज़े की पहले 15 दिन में ब्रूडिंग कैसे करवाई जाए। इस दौरान जिन सवालात के जवाबात मैं आपको दूंगा वो ये हैं। नंबर 1, मौसम कौन सा होना चाहिए, चूज़ा आने से पहले क्या क्या इंतज़ामात होने चाहिए, ब्रूडर्स और बर्तन की तफसीलात क्या हैं, वैक्सीन, दवाइयाँ, खुराक, विटामिन की तफसीलात और अखराजात, शरह अमवात कैसे कंट्रोल होती हैं, पहले 15 दिन में कुल क्या खर्च होता है और क्या हासिल होता है। नाजरीन, इन सारे सवालात के जवाबात आप आस्ट्रालोप हैन फार्मिंग, देसी गोल्डन मिस्री और वाइट लेयर पोल्ट्री पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली मैं बातचीत करूंगा आस्ट्रालोप हैन फार्मिंग के हवाले से, जो मैंने इस दिसंबर में की। नाजरीन, समझा जाता है कि जो सबसे कम अखराजात वाले महीने हैं वो अप्रैल और मई हैं। उसकी वजह उस सीज़न का टेम्परेचर और नमी है। दरअसल चूज़े को पहले दिन से 5वें दिन तक 34 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि अप्रैल और मई में आसानी से मिल जाता है, जबकि दिसंबर में ये टेम्परेचर देने के लिए आपको काफ़ी तगदो करनी पड़ती है। और इसके बाद हर 10वें दिन के बाद आप दिनों की तादाद को 0.2 से ज़रब देकर जो जवाब आए उसको टोटल 34 से माइनस कर लें। फ़र्ज़ करें पहले 5 दिन आपने 34 डिग्री टेम्परेचर दिया, तो 10वें दिन टेम्परेचर कितना होना चाहिए। आप 34 में से 0.2 को 10 से ज़रब देने के बाद 2 मिलता है, 34 में से 2 को माइनस करते हैं तो 32 डिग्री बचता है। इसी तरह 20वें दिन का टेम्परेचर होगा 30वें दिन का टेम्परेचर होगा 28 डिग्री और 40वें दिन का टेम्परेचर होगा 26 डिग्री। इसके बाद आप अपने चिक्स को रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। और ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी का तनासब, ये हमेशा 60 से 70 के दरमियान होना चाहिए। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की पैमाइश के लिए मीटर तकरीबन 450 का बाज़ार से मिल जाता है। हवा में नमी का तनासब कम ज़्यादा होने से सांस की खतरनाक बीमारियाँ लग सकती हैं। बहरहाल, नमी के टॉपिक के ऊपर अलग वीडियो में बातचीत की जाएगी। सर्दी में टेम्परेचर बरकरार रखना ही इजाफी खर्च होता है, इसके अलावा सर्दियों में कोई इजाफी खर्च नहीं है। लिहाजा आइडियल मौसम अप्रैल और मई है, लेकिन आप किसी भी मौसम में चूज़ा पाल सकते हैं, जबकि जुलाई और अगस्त भी अच्छा मौसम है अगर आप बारिशों से पैदा होने वाली इजाफी नमी को काबू कर सकें। चूज़ा आने से पहले कम अज़ कम 7 दिन पहले जो आपके इंतज़ामात मुकम्मल होने चाहिए, उनमें कुछ ये हैं कि आपके पास टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को बरकरार रखने के लिए तहरीरी शक्ल में A, B और C प्लान होना चाहिए, ताकि अगर आपका A प्लान जो आपने टेम्परेचर सोर्स मुकर्रर किया हुआ है वो फ़ेल हो जाता है तो उस सूरत में आपके पास क्या ऑप्शन है, और अगर B भी फ़ेल हो जाता है तो आप टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि अगर किसी भी इमरजेंसी में चूज़े को झटका लगा तो अल्लाह माफ़ करे, हो सकता है ये चूज़े को लगने वाला झटका आपके दिल को ना लग जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से सारे का सारा फ्लाक एकदम बीमार हो जाता है और मर जाते हैं। ये काम बहुत ही रिस्की है। दिसंबर चूँकि मुश्किल तरीन मौसम है, इस मौसम में मैंने जो ब्रूडिंग की उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जनाब वाला, मैं ओपन शेड में फार्मिंग कर रहा था। मुझे लगा कि दिसंबर में इतने बड़े शेड में 24 घंटे 34 डिग्री बरकरार रखना और पूरे ब्रूडिंग एरिया में बराबर का टेम्परेचर देना, और वो भी सिर्फ कोयले की भट्टी से, बहुत मुश्किल नज़र आया। तो फिर मैंने प्लाईवुड के कार्डबोर्ड मटेरियल के साथ ब्रूडर बनवाए। हर ब्रूडर का अंदरूनी डायमीटर 64 इंच था और 15 दिन तक एक ब्रूडर में 150 चूज़े आसानी से रखे जा सकते थे, जिनका अंदरूनी डायमीटर 64 इंच था।
हर ब्रूडर में 100 वाट के 3 बल्ब लगाकर मैंने इन्हें ऑटो टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ लिंक कर दिया। इन्हें ऊपर नीचे रखने का मकसद ये था कि हीट को ज़ाया होने से बचाया जा सके और कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके। बल्ब्स में मैंने टंगस्टन फिलामेंट बल्ब और इंफ्रारेड बल्ब का इस्तेमाल किया। जो फिलामेंट बल्ब होते हैं ये ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, लिहाजा आप इंफ्रारेड बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हीट टंगस्टन फिलामेंट बल्ब से ज़्यादा मिलती है। अब आपकी चॉइस है कि आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप आधे वो और आधे दूसरे इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, यहाँ पे मैं बताता चलूँ, अक्सर मैं फेसबुक पे पोस्टें देखता हूँ कि लोगों ने ब्रूडर बना के फॉर सेल लगाए होते हैं जिनको सिर्फ ऊपर से एयर प्रोवाइड की जाती है, जो कि नाकाफ़ी है। ब्रूडर्स में 3 या 4 अतराफ से एयर का जाना ज़रूरी है ताकि एयर क्रॉस हो और चूज़ों को फ्रेश एयर मिले। फ्रेश एयर ना मिलने की सूरत में चूज़े बीमार हो सकते हैं, लिहाजा ब्रूडर के 4 अतराफ में हल्की हल्की वेंटिलेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि फ्रेश एयर क्रॉस कर सके। ब्रूडर के अंदर रखे हुए डिजिटल मीटर को हर 1 से 2 घंटे के बाद देखा जाए ताकि कमी बेशी को एडजस्ट किया जा सके। एक ब्रूडर बॉक्स में 2 पानी के बर्तन और 2 फीड ट्रे काफ़ी होती हैं। चूज़ों के फर्श पर 1 इंच बुरादा डालकर इसके ऊपर चिक्स पेपर या चाइनीज़ न्यूज़पेपर या गत्ता डाल दें और गंदा होने की सूरत में फौरी रिप्लेस करें। गंदगी बीमारियों की वजह बनती है। अब आते हैं वैक्सीन, विटामिन और फीड की तरफ। जो शेड्यूल बड़े फार्मर्स यानी जिनके बर्ड्स की तादाद हज़ारों या लाखों में होती है, 5,000 से ऊपर, 6,000 से ऊपर या 1 लाख या 2 लाख, तो उनको तो मुकम्मल वैक्सीन शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है, जो कि बहुत ही महंगा होता है। तकरीबन पहले महीने में 8 वैक्सीन करनी पड़ती हैं और हर किस्म की वैक्सीन हर बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट की सर्विसेज दरकार होती हैं। लेकिन डॉक्टर हजरात छोटे और मीडियम रेंज फार्मर के लिए जो शेड्यूल सजेस्ट करते हैं मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा, और ये भी मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से वेरी कर सकता है। पहले दिन मैरिक्स करवाने के लिए तो आपको हैचरी वालों को ऑर्डर करना पड़ेगा। दूसरे दिन IBH120 की स्प्रे कर दें, आंख में चली जाएगी। वैक्सीन की शीशी ठंडे पानी में मिक्स करके ना उसका महलूल, उसको फिर अपने मतलूबा पानी की मिकदार में मिक्स करके स्प्रे गन की मदद से स्प्रे कर दें। एरोसोल स्प्रे गन सस्ती मिल जाती है, उसकी मदद से आप स्प्रे कर सकते हैं। 5वें दिन में आप एंडी लेसोटा कर दें, पानी में मिलाकर आप दे सकते हैं। 9वें दिन में आप कम्बोरो इंटरमीडिएट कर दें और 15वें दिन कम्बोरो प्लस कर दें। जो बर्ड्स की फर्स्ट मंथ की या पूरी लाइफ की वैक्सीन चार्ट, जो मुख्तसर वैक्सीन चार्ट है, वो भी मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। 1000 बर्ड्स की एक वक्त की जो वैक्सीन है वो तकरीबन 600 से 700 के करीब आ जाती है। इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इसी रेंज में नॉर्मली वैक्सीन मिल जाती हैं। वैक्सीन्स के अलावा इंतहाई अहम चीज़ें जो आपने करनी है वो गौर से सुन लें और इनके ऊपर लाजमी अमल करें। मार्केट से NCO के नाम से मेडिसिन मिलती है। ये मरकब होता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का, नियोमाइसिन का और क्लिस्टीन का। आपने 4 लीटर पानी में 1 ग्राम इस्तेमाल करनी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि योग इन्फेक्शन नहीं होता। या आप पहले 2 दिन इस्तेमाल कर लें और तीसरे दिन फ्लैशर पाउडर की मदद से फ्लैशिंग कर लें। ये आसान और सस्ता तरीका है। फ्लैशिंग और डिवर्मिंग के दीगर तरीक़ों के ऊपर और उनके फ़वाद और नुकसानात के ऊपर अलग वीडियो में बातचीत की जाएगी। जो पानी बर्ड्स को पिलाना है उसको एक्वा क्लोर मिलाकर जरासीम कुश कर लें, इससे पेट की बीमारियां नहीं होती। एक्वा क्लोर की डब्बी सस्ती आ जाती है, उसका इस्तेमाल का तरीका भी ऊपर लिखा होता है। 400 की एक डब्बी आती है जो कि साल भर के लिए काफ़ी होती है, लेकिन इसके फ़वाद लामहदूद हैं। जब भी आप वैक्सीन करते हैं बर्ड्स को हल्का सा टेम्परेचर हो सकता है, तो इसके लिए आप 1 ml ब्रोफून और 1 ml जेटिपार सिरप को 2 लीटर पानी में मिलाकर अगले दिन तक जितना भी उनको पानी दरकार होता है इस पिलाएं, ताकि वो स्ट्रेस से महफूज रहें। अब बात करते हैं फीड की। चूज़ों को पहले 15 दिन 4 नंबर नेशनल की या किसी अच्छी कंपनी की फीड दें और हर 50 किलो फीड बैग में 200 ग्राम तारा मीरा का दाल और 200 ग्राम हालस हल्दी पिसी हुई अच्छी तरह मिक्स कर लें उस पूरे बैग में। ये नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं और इनमें विटामिन्स भी होते हैं। गैर मामूली फ़वाद की हामिल हैं, इसको लाजमी करें। मैं भी करता हूँ, अल्लाह के फजल से इनके अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। फीड की मिकदार के लिए गोल्डन मिस्ट्री के ऊपर गोल्डन मिस्ट्री की फ़ीड के बारे में एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जबकि आस्ट्रालोप वाले हजरात हर 100 ग्राम में 10 ग्राम एक्स्ट्रा डाल लें, क्योंकि जो आस्ट्रालोप है ये गोल्डन मिस्ट्री से 10% ज़्यादा खुराक खाती है। तो शरामवात कंट्रोल करने के लिए ऊपर वाली सारी बातों पर अमल करें और चूज़ा हमेशा A ग्रेड ख़रीदें। अगर आस्ट्रालोप की बात की जाए तो तंदुरुस्त मुर्गियों के अंडे से निकला हुआ तंदुरुस्त बच्चा जिसका वज़न 38 ग्राम से 42 ग्राम के दरमियान हो A ग्रेड कहलाता है।
ए ग्रेड चूज़ों को ऊपर बयान किए गए तरीक़ों से अगर आप रखेंगे तो इंशाल्लाह शरामत तकरीबन 0 के करीब चली जाएंगी। नाजरीन, यहाँ पे एक ख़ास और अहम बात जिस पे मैं ज़ोर देना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप शौक करना चाहते हैं या कारोबार करना चाहते हैं तो कम से कम विज़िट ज़रूर कर लिया करें फार्म को, ताकि आपको पता चल सके कि आप जिस बंदे से चूज़ा खरीद रहे हैं उसके पास हकीकतन असल ब्रीड है और वो आपको ए ग्रेड चूज़ा ही देगा। अक्सर आजकल मार्केट में ब्रोकर हजरात ऐसे आ चुके हैं जो कि सिर्फ पैसे कमाने की खातिर नहीं देखते अगले का नुकसान होना या फ़ायदा, जो भी उनके हाथ चढ़ता है अगले को सेल कर देते हैं। चलिए खैर, खर्च की और मुनाफे की बात करते हैं। आज तारीख है 25 दिसंबर 2020। ऊपर बयान किए गए तरीके को फॉलो करते हुए अगर आप 1000 चूज़ा पाल रहे हैं तो फ़ी चूज़ा पहले 15 दिन में तकरीबन 50 से 60 रुपये खर्च करवा देगा और 15 दिन का चूज़ा तकरीबन 250 का सेल हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि आपको इसमें से कितना मुनाफा मिल सकता है। नाजरीन, बातचीत काफ़ी लंबी हो गई है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। अपने सवालात और तजावीज़ के लिए आप नीचे कमेंट करें। आइंदा भी ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।